नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन लेके आया हूं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ, जिनको कि वास्ट एक्सपीरियंस है केवीएस के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के इंटरव्यू देने का। तो ये जो वर्तमान में समय है खासतौर से केवीएस इंटरव्यू को लेकर, तो इसमें अलग अलग टेम्परामेंट के ऊपर काफ़ी बात होती है। तो इसमें मैंने खास तौर से एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसको एक से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के इंटरव्यूज़ देने का अनुभव रहा हुआ है। इस पे इनके थॉट्स लेंगे। नाम इनका प्रियंका सक्सेना जी। बहुत ही कामयाब हैं, इस कम उम्र में कामयाब महिला बोला जाएगा इनको। बैंक की जॉब, एसएसबी के इंटरव्यूज़, उसके बाद अलग अलग चीज़ों को आगे बढ़ते हुए और फिर अभी ये बहुत इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर हैं, जिसमें कि अभिधर्म नाम का एक इंस्टीट्यूशन पूरा रन करती हैं। बहुत वास्ट एक्सपीरियंसेस हैं इनके, और जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि इनके एक्सपीरियंस को हम ना कैपिटलाइज करके और लोगों तक एक संदेश के रूप में इसको हम प्रसारित कर सकते हैं। तो बिल्कुल से इंटरव्यू के टाइम पे खासतौर से केवीएस का इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यूज़ की तरह ही होता है। अलग से इसको कुछ स्पेशल पोर्ट्रे करने की नीड होती नहीं है। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इनके व्यूज़ मैंने पूछे और इन्होंने बहुत अच्छे खुले मन से इन चीज़ों को शेयर किया। तो इसमें मैंने एक इंटरव्यू से जो लिया था उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसको देखिएगा अंत तक। निश्चित रूप से वैल्यू एडिशन होगा कि कैसे किस प्रकार से एक टेक्निकल बैकग्राउंड, एक बीटेक इंजीनियर आईटी की नौकरी छोड़ के, है ना, एक लुकेरियस जॉब छोड़ के, जो एक तरह से देखा जाए तो इंजीनियर्स वो भी आईटी वाले बहुत चकाचौंध की दुनियादारी को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्जाम्स की तरफ कैसे मुड़ी और किस तरह से वहाँ सफलताएं प्राप्त की। इसको कंटिन्यू करके देखते हैं और अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रियंका मैम का। मुश्किल से टाइम मिला और मुझे यकीन है कि हमारे चैनल पे जो कुछ इंटरव्यूज पढ़े उसमें शानदार एक इंटरव्यू शामिल होने वाला है। तो थैंक यू प्रियंका मैम। माय प्लेजर सर। टाइम दिया आप लोगों ने, इतने अपने क्रूशियल टाइम को निकाल के बस कुछ वर्ड्स लेने चाहेंगे। तो सबसे पहले प्रियंका मैम से पूछते हैं कि कैसे क्या बैकग्राउंड था और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए मैम। मैं क्वालिफिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग की है। अच्छा। बीटेक किया है मैंने। साइंस साइड से रही हूँ तो बीटेक किया है आईटी से, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का सफ़र मेरा शुरू हुआ और शुरुआत में बड़ी मुश्किलें हुई, बट कुछ समय बाद मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हासिल किए। अच्छा। जिनमें से फिर जो ज्वाइन किया मैंने वो बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर। पहले हम पीओ लगते हैं तो एज अ पीओ ज्वाइन किया आईबीपीएस के थ्रू। मेरी पोस्टिंग आई थी बद्दी, हिमाचल प्रदेश में, और बैंक मिली थी मुझे विजया बैंक, और जो अब आज की डेट में मर्ज हो चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो मतलब आपका तो बहुत ही लिक्वेरियस सेक्टर था बीटेक, और जैसा आपने बताया था कि आप एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी एनएसयूटी जो है, नेताजी सुभाष जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, बहुत प्रतिष्ठित है। अगर जिसको नहीं पता मैं बता दूं, सिर्फ कुछ ही चंद आईआईटीज है जो उससे ऊपर हैं, अदरवाइज वो इंडिया के टॉप 5 में हमेशा रहता है वो कॉलेज। वहाँ से और आईटी सेक्टर का इतना शानदार चीज छोड़ के गवर्नमेंट के एक नीरस से सेक्टर में आने का कैसी जर्नी थी? ये अपने आप में एक बहुत मेरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। मिडिल क्लास है ना, तो हाँ मिडिल क्लास घूम के वहाँ पे आता है। हाँ, ये रहा ये सर कि शुरुआती दौर में जब मैं स्कूल में थी तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचा था कि क्या करना है लाइफ में। एक स्टूडेंट नहीं सोचता है जनरली। जो पेरेंट्स ने हमें जिस फील्ड में एंटर करवा दिया। 10th में मार्क्स अच्छे आए थे तो साइंस ले ली। एक हमारे इंडिया में एक प्रथा है कि भाई 75% या 80% से ऊपर आएगा साइंस ली जाएगी। बिल्कुल, ये बात यहाँ भी हाँ जी। तो फादर मेरे साइंस स्ट्रीम से हैं, तो उन्होंने वही लाइफ टाइम उस समय तक हमने सिर्फ मैथ साइंस पे ज़्यादा फोकस किया था, तो उसी में मार्क्स अच्छे आ गए। 10th में परसेंटेज अच्छी थी तो साइंस ले लिया। साइंस के बाद ये हुआ कि साइंस लिया है तो भाई इंजीनियरिंग या डॉक्टर, लेकिन लिया था मैंने पीसीएम, तो फिर आई ऑप्टेड फॉर बीटेक। तो इंजीनियरिंग करते करते चौथे साल तक आते आते ये एहसास हो गया था कि आज की डेट का जो भारत है उसमें सरकारी जॉब्स की जो प्राथमिकता है वो प्राइवेट जॉब्स के सामने बहुत अलग है। प्राइवेट जॉब्स का संतुलन नहीं है, स्टेबिलिटी बिल्कुल इशू है उसमें। फैक्टर वाकई में माना गया है कि भारत जैसा एक डेवलपिंग नेशन है और एक ही जो सर्टेन क्लास हमारा डेवलप हुआ है उसमें स्टेबिलिटी को एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी प्राथमिकता मिलती है, और इसके लिए बहुत कुछ हार जाने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल। वैसे मेरा रुचि थी काफ़ी, मैं कोडिंग वगैरह बहुत अच्छी करती थी। जावा और एकल C++ मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो चौथे साल मुझे माइक्रोसॉफ्ट में ऑफ़र भी हुआ था ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग ज्वाइन भी की थी मैंने।
उसकी लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस टाइप का जो लेबर है वो मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे अच्छा घर में एक चीज़ है कि मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो लाइफ कल्चर वैसा ही देखा है, एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है। तो और ये जो अपना आईटी सेक्टर है बहुत ही देखते हैं ना सर, दूर से दुनिया कुछ अलग दिखती है, चकाचौंध है, लेकिन अंदर से थोड़ा खोखलापन है। वो मुझे महसूस हुआ कि हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं नहीं पता, दूसरे देश के लिए कर रहे हैं। उनके 26 जनवरी, हमारी 26 जनवरी है, छुट्टी है नहीं हमारी। अच्छा। उनके इंडिपेंडेंस डे पे हमारी छुट्टी है। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अंदर एक हिट हुई थी। और 4th ईयर के आते आते एंड तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे जैसा कैंडिडेट प्राइवेट जॉब नहीं करेगा। बीटेक के आईटी का स्टूडेंट और फिर इस तरह के व्यूज डेवलप कर पाना, ये अपने आप में पता है बहुत स्ट्रॉन्ग आपके व्यूज है ना, तभी आप इस फिनोमेना को डेवलप कर पाओगे। बिकॉज आपके अगल बगल वो लोग होते हैं जो सिर्फ ये क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ नहीं है या इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है, उस जगह से निकल के फिर अपने आप को मोल्ड करना। तो इसकी आगे की जर्नी किस तरह कंटिन्यू हुई, उसके बारे में पूछते हैं। हाँ, इसमें फिर ये सोचा कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अच्छा, उस समय पे सर आज से 8-9 साल पहले इतना ज़्यादा कंपटीशन, तो आज भी है, कंपटीशन तब भी था, लेकिन इतना ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स की इस समय ऐसा है कि हम एक भी सेक्शन नहीं छोड़ सकते अपना। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय मेरा सिर्फ, क्योंकि मैं साइंस साइड से थी, तो मेरा मैथ्स, इंग्लिश, और इंग्लिश मीडियम से रही हूँ तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था। तो उस बलबूते थोड़ी सी मेहनत करके मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले, जिनमें से एसएससी भी था, बैंक भी था, बैंक में पीओ भी था, एसओ भी था, सेक्शन ऑफिसर भी था। फिर मैंने कुछ आर्मी के एग्जाम्स भी दिए थे, जिसमें मैं इलाहाबाद बोर्ड से और भोपाल बोर्ड से रिकमेंड हुई थी। मेरिट आउट, हाँ जी, एसएसबी, लेकिन मेरिट आउट हो गई थी सर। जो लोग इसको एसएसबी को का मतलब अगर समझ नहीं पा रहे तो मैं बता दूं, जो आप सेना में अधिकारी चुने जाने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे एनडीए आप लोगों ने सुना, लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए था। 12th के बाद, वैसे ही ग्रेजुएशन के बाद भी कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे सीडीएस हो गया और अलग अलग ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें आपको एसएसबी देके वहाँ पे रिटर्न के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लियर करने की। इसके बाद सर फिर बैंक ज्वाइन किया, उसके बाद काम में लग गए। उसके बाद कुछ समय बाद यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज दिए, एग्ज़ाम्स दिए, कुछ के मेंस लिखे, कुछ के इंटरव्यू दिए, और फाइनली मतलब इस बैंक के साथ साथ ये सब किया। और फाइनली ये है कि मतलब अभी इतना सब करने के बाद भी एक चीज़ का ये रहता है कि इंटरव्यू ना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़। जैसे हाँ, जैसे एक है कि इंटरव्यू में जनरली लोगों को लगता है कि हम 3 दिन में या 4 दिन में अपने आप को बदल देंगे, लेकिन वो चीज़ है नहीं। पूरी लाइफ की आपकी जो व्यक्तित्व है वो उस समय आधे घंटे या पौन घंटे के पे टेबल पे नजर आ जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इंटरव्यू के परसेप्शन, अगर हम बात को केंद्रित करते हैं, तो कितने अलग अलग स्तर पे कहाँ आपने इंटरव्यू मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज के भी दिए हैं, बैंक के दिए हैं। जैसे क्योंकि बैंक में उस समय सर, अब तो 2 टायर हो गए और इंटरव्यू हो गया, उस समय सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था और हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता था। एसएसबी जो कहते हैं कि भारत का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है, तो वो 2 बार दिया है मैंने, एक भोपाल बोर्ड से, एक इलाहाबाद बोर्ड से। अब इसमें अगर हम एक ऐसे इंडिविजुअल को कंटेक्स्ट में ध्यान रखें जो खास तौर से देखिए, जैसे हम केवीएस टीचिंग की अगर बात करें, केवीएस टीचिंग को लेके ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आपको जैसे अगर इंग्लिश नहीं आती तो शायद आप क्लियर नहीं कर पाएँ, आपका प्रोनाउंसिएशन या आपकी वोकैब बहुत अच्छी नहीं तो आप बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी, क्या वाकई में ऐसी चीज़ें होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक परसेप्शन है सर कि इंटरव्यू में आपकी भाषा बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू में आप क्या बोल रहे हैं उसी पे सब कुछ निर्भर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो हमारे सामने बैठे हैं, जो इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, वो बहुत सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं और व्यक्ति को पहचानने की बहुत अच्छी परख रखते हैं। वो 20 मिनट में, 15 मिनट में ये जज कर लेते हैं कि बच्चा, कैंडिडेट जो है वो दिखावा कर रहा है या जेन्युइन है। और इंटरव्यू क्लियर करने की सिर्फ एक रामबाण है, इंडिविजुअलिटी। आप क्या हैं, जेन्युइन चीज़ें दिखाएं। अगर आपने घुमाया तो सामने वाला आपको घुमा देगा। मतलब आपको पहली बार, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपको एक सच्चा रहना पड़ेगा। अगर आप राकेश हैं तो आपको राकेश बन के ही रहना पड़ेगा। किसी रमेश या सुरेश को कॉपी करके या कुछ चीजें सुन के आप उसको ना अपने में नहीं डाल सकते। मैं मानता हूँ कि हमें अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए,
लेकिन मेरे ख्याल से उतना समय नहीं मिलता कि हम बिल्कुल कॉपी कर लें। नहीं, कॉपी नहीं, देखिए हाँ बिल्कुल, एक कॉपी करना वो होगा नहीं। देखिए क्या होता है, हर कोई जब तैयारी शुरू करता है तो वो तैयारी करता है रिटन या प्री की या जो भी एग्जाम है। इंटरव्यू की तैयारी कोई पहले दिन नहीं करता। हम आपस में कितना ही बोलने हम इंटरव्यू की तैयारी पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो ना कोई संस्था ना कोई बच्चा पहले दिन से तैयारी ना करवाता है इंटरव्यू की, ना करते हैं हम। लेकिन इंटरव्यू और हमारा जब रिटर्न में जो समय आता है वो मुश्किल से 1 महीना 1.5 महीना, एग्जाम टू एग्जाम वैरी करता है। कहीं कहीं तो 15 दिन में भी इंटरव्यू होते हैं कुछ एग्जाम्स में। बिल्कुल 15-20 दिन आपको मैक्सिमम मिलेंगे अपने रिजल्ट से, या 1-1.5 महीना मिल जाएगा। लेकिन 1-1.5 महीने में आप अपनी कमियों को आप क्या कर सकते हैं, हम अपनी ही कमियों को थोड़ा सा दबा सकते हैं, अपनी खूबियों को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन है हम कॉपी नहीं कर सकते। बात बिल्कुल ही आ गई। अब हम अगर इसको हम सेग्रीगेट करें पॉइंट टू पॉइंट में, सबसे पहले तो अपीयरेंस के ऊपर बात करते हैं कि जैसे एक रूम में एंटर कर रहा है तो अपीयरेंस के ऊपर क्या कुछ है, फिर मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के ऊपर। देखिए फॉर्मल्स इसके लिए सबसे बेहतर हैं। इंटरव्यू जा रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हम किसी प्रकार का इनफॉर्मल जेस्चर से नहीं जाएंगे। तो सबसे बेहतर है कि अगर आप महिला हैं तो साड़ी या सूट कॉटन का कैरी करें या सिल्क की साड़ी कैरी करें, बहुत ही डिसेंट लुक आती है उससे। बालों को टाई कर लीजिए और किसी प्रकार की हैवी ज्वेलरी ना कैरी करें, एक वॉच कैरी करें, दैट्स इट। इससे सिंप्लिसिटी कुछ नहीं हो सकती है। उसके बाद कुछ जो जैसे हम अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने हैं, लगभग गर्मी के मौसम में हाँ जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कोट ना पहने, तो शर्ट ट्राउज़र और नीट एंड क्लीन आयरन होना चाहिए, ठीक है, ये कैरी करें। और अगर आप कोट कैरी कर सकते हैं और आप तो भी कोई इशू नहीं है, अच्छा लगेगा ये चीज़। अब हम इसके बाद हम इंट्रो सेक्शन में अगर हम आते हैं कि जैसे ही आप सामने आते हैं तो आपसे सीधे, क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसके पास आपका सिर्फ बायोडाटा होता है और कुछ नहीं होता है, तो बायोडाटा से क्वेश्चन आएंगे, मतलब इंट्रोडक्शन से, तो किस प्रकार से इसको शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, आपका इंटरव्यू अगर वो आपको 15 मिनट में आपकी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं तो वो सिर्फ 3 या 4 पन्नों से करने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व आप कितना भी बोलेंगे वो बोलने का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि जो लिखा होगा सवाल उससे आता है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, ये हम हॉबीज में कुछ भी लिख देते हैं। हमें इस चीज़ का गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि अरे रीडिंग राइटिंग कुछ भी लिख दो, क्योंकि जनरली भारत में एक चीज़ है कि हॉबी को ज़्यादा कल्चर नहीं मिलता। हम कल्चर नहीं करते हैं अपनी हॉबीज़ को, बहुत ही कम जनसंख्या है जो अपनी हॉबी प्रैक्टिस करती है। तो अब जब लिखने की बात आती है कि हॉबीज़ क्या लिखी जाएं, तो 5-6 कॉमन हैं कि हमने रीडिंग लिख दिया, हमने राइटिंग लिख दिया, डांसिंग लिख दिया, सिंगिंग सॉन्ग लिख दिया, ये सारी चीज़ें लिख दी और हम इस पे ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जब इंटरव्यू होता है, वो आपकी हॉबीज से ही अगर एक सवाल आए और आप नहीं दे पाए तो पूरा इंटरव्यू सर कभी कभी हॉबी पे चला जाता है। बिल्कुल नेगेटिव परसेप्शन, ये उससे पता चलता है। सिर्फ हॉबी नहीं आपने लिखी ये नहीं पता चलता, आपने ये भी लिखा है कि ये भी पता चलता है कि आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि आप जो नहीं हैं आप वो दर्शा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, और वहीं फेकनेस दिखाई दे जाती है। एक इशू और है, जैसे कई बार होता है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक लिमिटेड है लेकिन लोगों को उससे ज्यादा भी क्वालिफाइड होते हैं। बिल्कुल। कई बार की जैसे कि हम प्राइमरी को अगर बात करें, प्राइमरी के लिए आपको 12th प्लस डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है, लेकिन लोग पीजी तक हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिस्टेंस लर्निंग में पीजी कर ली या पीजी के समय उतना ध्यान से नहीं पढ़े, उसका कंटेंट नॉलेज नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर उसमें कमांड आपकी थोड़ी कम है तो? हाँ, अगर सिर्फ प्रेफरेंस की बात आ रही है और अगर बच्चे की कमांड नहीं है तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि पूरे इंटरव्यू में ना 3 या 4 चीज़ें हमेशा पूछी जाएंगी। जो हमारी क्वालिफिकेशन है उस पे सवाल उठेंगे, पक्का पूछे जाएंगे। आपके हॉबीज़ पे सवाल उठेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड पे सवाल उठेंगे, और एक आपका जो नेचर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, ये फिक्स सवाल हैं। तो एक सवाल बहुत तंग करता है बच्चों को, और अभी भी कर रहा है कि केवीएस में बायोडाटा में सूटेबिलिटी फैक्टर आता है। हाँ। हम क्यों आपको हायर करें, या केवीएस ही आपने क्यों चुना, या केवीएस आपको क्यों चुना? बिल्कुल नॉर्मल जगह पे एचआर बिल्कुल। तो इसमें सूटेबिलिटी कैसे वो करनी चाहिए पोर्ट्रेट?
देखिए, सूटेबिलिटी को पोर्ट्रे करने का एक ये तरीका है कि कॉन्फिडेंस सबसे अहम है। अगर आपने ये दर्शाया कि जो कि होना चाहिए, तभी आप दर्शा पाएंगे कि सूटेबिलिटी। देखिए, किसी भी चीज़ को कोई हायर करते हैं तो उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए, या जैसे हम केवीएस में बात कर रहे हैं तो जस्टिफाई कि हम हैं उस लायक, हम टीचर हायर कर रहे हैं, अध्यापक हायर कर रहे हैं। तो अध्यापक की जो सबसे परम एक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि मैं किसी ऐसी स्थिति में भी बच्चों को कंट्रोल कर सकूं जहां स्थिति खराब हो। वो तभी होगा जब आप में पेशेंस है, परसिवरेंस है, कॉन्फिडेंस है। अगर आप अपनी इन खूबियों को दर्शा पाते हैं सूटेबिलिटी के, उसमें सवाल कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से घुमाया जा सकता है, तो बेहतर रहता है। एक ऐसी है ना जिसके ऊपर एक ब्लॉट है, या कह सके कि एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है कि लास्ट ऑप्शन में चलो टीचर बन जाते हैं। तो केवीएस सीरियसली इस चीज को बहुत स्ट्राइक आउट करता है कि उन लोगों को जरूर छांटता है जो कुछ नहीं, चलो लास्ट में कर लेते हैं। इसीलिए जो लोग बाहर से या बिना गए अपना जेबीटी कर लिया, बीएड कर लिया, उस पे ये लोग थोड़ा सा ना नजर रखते हैं। तो सूटेबिलिटी में आपको इन सब चीजों का वाकई में ध्यान देना होगा कि वो ही चीज लिखें जो आप जस्टिफाई कर सके। आपने लिखा मेरे में पेशेंस बहुत है, मैं बहुत पैशनेट हूँ और काम बहुत हूँ, और पता लगा कि एग्जामिनर के बोलने से पहले ही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, थोड़ी सी चीजें कामनेस आपकी दिखेगी कि नहीं है। इसके लिए हम ये भी दिखा सकते हैं कि देखिए, एक टीचर होना एक अपने आप में प्राइड है, एक सोशल सर्विस के कैडर में आता है कहीं ना कहीं। तो इससे अगर हम अपनी प्राइड दिखाएंगे, अपनी चॉइस दिखाएंगे, अपना ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कैंडिडेट इस क्वेश्चन को आराम से फ्लिप कर सकता है। मुझे भी चीज भी ध्यान में आई है, कई बार 100% हमको चीजें आती नहीं है। बच्चे घबराते हैं कि मुझे नहीं आता है, कैसे बोले, कि बोले भी कि नहीं बोले। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा है तो क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखिए, अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सॉरी कह के बोल दीजिए कि भाई नहीं आता। घुमाएंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सवाल को, तो ये कहा जा सकता है इसके लिए कि सर अगर आप अलाउ करें तो प्लीज कैन आई वांट टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चन। ऐसे करके आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपने पहले ही हिंट दे दिया कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अलाउ करेंगे तो हम अटेम्प्ट करना चाहेंगे। इसमें उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। बिल्कुल। और कब ये कौन से कुछ ऐसे की मोमेंट्स हो सकते हैं इंटरव्यू में जब लगे कि मेरा इंटरव्यू गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वहां आपको एनालाइज करने का मौका तो मिलेगा नहीं। तो कब किन किन पॉइंट्स पे ध्यान दे देना चाहिए कि तो यहाँ मेरा इंटरव्यू बिगड़ सकता है ना, या मुझे खुद से अलर्ट रहना हो कि नहीं वो सेक्शन मेरा वीक है तो वहां से निकलना है? देखिए, मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 6 से 7 सरकारी जॉब्स के इंटरव्यू दिए हैं, तो मुझे एक बहुत स्ट्रांग मैं एक चीज़ मानती हूँ कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, डैफ जिसे हम बोलते हैं, उसको हम ऐसा बनाएं कि सवाल हमारे हिसाब से हो। ये बहुत जरूरी है। बायोडाटा अगर आपने स्ट्रांग बनाया है ना, तो वो उसमें आपके अच्छा टाइम निकल जाएगा और वो उससे इंप्रेस हो जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन का मतलब है कि वो आपसे और आपको जानना चाहते हैं। बिल्कुल। इंटरव्यू जनरली सर वही क्लियर कर पाते हैं जिनको ये समझ है कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, वो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि हमारे आंसर्स में है वो। हमारे आंसर्स भी ऐसे हमें छोड़ने चाहिए, उस पॉइंट पे छोड़ने चाहिए जहां से हमें पता है अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होगा। अच्छा, मैं अभी जैसे इसमें डेमो टीचिंग में बड़ा क्वेश्चन है, कोई बच्चा ऐसा है जो खुद से भी कि मैं डेमो टीचिंग के लिए क्या कुछ ऐसी रेमेडीज है जो खुद से भी हम प्रिपेयर कर सके घर में जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, या लगता है कि मैं घर पे कुछ टाइम मेरा किल हो रहा है, मैं टीचिंग में, और वो बच्चा जिसने अभी तक कभी टीचिंग का एक्सपीरियंस उसको नहीं रहा है, तो डेमो टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना? बिल्कुल, देखिए, आप और हम कितना ही सहायता कर लें, लेकिन सबसे जो अच्छे से बच्चा खुद को एनालाइज कर सकता है वो खुद ही कर सकता है। उस कैसे? अगर आप रिकॉर्डिंग ऑन करें और अपना कैमरा ऑन कर दीजिए और एक टॉपिक ले लीजिए, उसको आप पहले खुद पढ़ें और उसको फिर ऐसे रिकॉर्डिंग में आप पढ़ाएं जैसे कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सेम टॉपिक को आप 3 बार रिकॉर्ड करें, सेम ही टॉपिक को, और आप बच्चा खुद ही देखेगा कि पहली बार से दूसरी बार से तीसरी बार में काफ़ी फ़र्क है। खुद की गलतियां एनालिसिस करें, जैसे बोर्ड फिलिंग होता है सबसे पहली चीज़। डेमो टीचिंग में ये चीज़ बहुत देखी जाती है, और केवीएस इंटरव्यू में तो स्पेशली पैनल इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है कि बच्चे ने बोर्ड फिल किया है नहीं किया है। बच्चा गलती क्या करता है, जो टॉपिक बोला कि सपोज एलसीएम पढ़ाएं, बच्चा डायरेक्ट एलसीएम लिख देता है। वो गलती ना करे बच्चा, सबसे पहले बोर्ड फिलिंग करे, उसके बाद टॉपिक लिखे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात डेमो टीचिंग में जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि बच्चे का इंटरेक्शन कैसा है।
जो आप जब आप टीचर बनेंगे, आप Correct जब कैसा हाँ बिल्कुल, तो आप बच्चे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट सामने नहीं होते हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। उसकी प्रैक्टिस आप कैमरे में रिकॉर्ड करके या मिरर के सामने या कुछ अपने ही दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को बिठा के कर सकते हैं, तो बहुत ही रियल चीज हो सकती है ये। डेमो टीचिंग को ना बहुत पैनिकली आप लोगों को पैनिक होकर नहीं करना है। बहुत सी चीज़ों में मतलब पूरे लगे हुए कि डेमो, आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं दिया जाएगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अब फोटोसिंथेसिस है कि बच्चे को फोटोसिंथेसिस समझा दो, सबको पता होगा जो इस स्तर पर गया हुआ है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा अगर हो, उसे आप कैसे समझाओगे वो टॉपिक, बस यही सोचना है। आपका अपना भतीजा है, अपनी भतीजी है, अपना कोई छोटा भाई, उसे कैसे समझाओगे, वैसे ही आपको वहाँ समझाना है। अभी जैसे इंटरव्यू चल रहा था, मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे मैम तो इतनी हाईली क्वालिफाइड है तो कोई भी इसे, हाँ इट्स नॉट अ बिग डील कि इस लेवल का आदमी तो कर ही लेगा। लेकिन हमारा क्या, जो बहुत नॉर्मल है या बहुत पहली बार अटेम्प्ट है, तो मैं बता दूं कि मैम भी बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं, एक मुरादाबाद के छोटे शहर से निकल के आई हैं, और धीरे धीरे चीज़ें एक स्टेज के बाद डेवलप होती है। सर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भारत के वेस्ट में जो पानी है गुजरात की साइड वो अरेबियन सी है और बंगाल की साइड बे ऑफ बंगाल है। मैं पैसिफिक ओशन सोचती थी। तो मैं तो मुझे तो मेरा तो मानना यह है कि जब मेरे जैसा स्टूडेंट थोड़ा बहुत जो मैंने अचीव किया वो कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल। ये हमें तो बातें ना पता पूरे टाइम कर सकते हैं, लेकिन हमें 3-4 चीजें ध्यान देनी होगी। इस इंटरव्यू का जिस्ट मुझे समझ में आ गया कि आपको ना आपको एज ए इंडिविजुअल भी अपने को पहचानना जरूरी है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने वीकनेसेस पे ईमानदार रहना है आपको। आप जहाँ कमजोर पड़ रहे हैं वहाँ बोल सकते हैं कि सर ये पक्ष मेरा कमजोर है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मतलब इसमें अगर आप सच रह रहे हो तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर आपके प्रति सिंपैथी बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। आप अपना स्वॉट एनालिसिस करके जाएं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगर आप इन चारों चीजों को अपने से जोड़ पाएंगे और उसको हमें क्या करना है बस पॉजिटिव वे में। जैसे थ्रेट की बात करूं मैं, अगर आपसे कोई पूछे आपका थ्रेट क्या है तो बच्चा बोलेगा या कोई कैंडिडेट बोलेगा कि थ्रेट मतलब वीकनेसेस, बिल्कुल हमारी कमजोरियां क्या है ना। कोई आपसे पूछे कमजोरी क्या है, तो देखिए 2 तरीके होते हैं। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता, जो गलतियां कर देते हैं, वो इसका जवाब देते हैं कि मैं बहुत शाय हूं, सिर्फ इतना। और जिनका सिलेक्शन होता है उनका आंसर क्या होता है कि मैं कम बोलता हूँ, सोच कर बोलता हूँ और बेहतर समझता हूँ कि जल्दी बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा, गलत बोलूँ, उससे बेहतर है कि मैं कम बोलूँ, सोच के बोलूँ लेकिन सही बोलूँ। आपको अपनी कमियां बतानी है लेकिन वो नेगेटिव बिल्कुल पॉजिटिव। उन्हें भी ऐसा दर्शाएं कि अरे ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। जल्दी किसी भरोसा बिल्कुल है ना, जल्द थोड़े भावुक हो जाते हैं। ये सब पक्ष की टीचिंग में ना मानवीय पहलू रखना देखिए बहुत जरूरी है। तो चीजें कैरी ऑन रहेंगी। मैं समय लगेगा तो मैं फिर से एक बार जरूर इनको लाने की कोशिश करूंगा। प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच, इतना क्वालिटी टाइम दिया। माय प्लेजर सर। और आई होप इससे कुछ वैल्यू एनरिचमेंट हुआ होगा आप लोगों का। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और एक लाइक प्रियंका मैम के नाम पे करिएगा। थैंक यू। बाय।